हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अभ्यास सीरीज के अगले सेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे। इससे पहले दोस्तों हम आपके 3 सेशंस ले चुके हैं जहां पे हमने काफी प्रोमिनेंट स्कीम्स डिस्कस की हैं। हमने पेंशन सेक्टर के बारे में डिस्कस किया है, हमने रूरल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया है, हमने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। और आज के सेशन में दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हमारे किसानों के बारे में। तो कौन सी प्रोमिनेंट स्कीम्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर की हैं उसके बारे में आज का सेशन हम जो है कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। बाकी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सेशन बढ़िया लग रहा होगा, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों अगर सेशन बढ़िया लग रहे हैं, आपको स्कीम्स अच्छी लग रही हैं, स्कीम समझ आ रही हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिकॉज अगर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, यही प्राइम ऑब्जेक्टिव। और अगर आपको किसी का लगता है कि कोई ऐसी स्कीम है जो आप चाहते हैं कि हम अपकमिंग सेशंस में लें या वो भी हम आपको करवाएं, तो आप प्लीज दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपकमिंग सेशंस में मैं पूरी कोशिश करूंगा वो स्कीम्स भी आपके साथ कवर करने की। ठीक है दोस्तों, पर सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। देखिए, अगर आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, और सबसे पहली बात, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे, बट अगर आप एक डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे हमारी गाइड बुक में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल सिलेबस क्या क्या, जैसे क्वांट और इंग्लिश के टॉपिक्स नहीं गिवन, तो डिटेल टॉपिक्स, जीए के टॉपिक्स, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी जो है, इनिशियल स्ट्रेटेजी आप क्या बना सकते हैं, वो भी गाइडेंस आपको वहां से मिल सकती है। तो आप गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पेपर का एनालिसिस होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी आप यूपीएससी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। सबसे पहले दोस्तों प्रीवियस सेशन का आपका होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के ऊपर मैंने आपसे सवाल पूछा था, बिकॉज पिछले सेशन में मैंने आपके साथ लखपति दीदी स्कीम पढ़ी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम हमने पढ़ी थी, हमने ड्रोन दीदी पढ़ी, हमने नरेगा स्कीम पढ़ी। ठीक है, तो उसी कंटेक्स्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम जो है वो एक डायमेंशन है लखपति दीदी के अंदर। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है एज कृषि सखी, जहां पे ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दी जाएगी टू दी पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स। अब यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है इस स्कीम के रिगार्डिंग जानते हैं। क्वेश्चन था कि इट एम्स टू ट्रेन रूरल वुमेन एज अ पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। दूसरा है सर्टिफाइड कृषि सखीज आर ऑथराइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट सब्सिडीज टू लोकल फार्मर्स। तीसरी स्टेटमेंट है द प्रोग्राम इंक्लूड्स मॉड्यूल्स ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, बायो इनपुट्स एंड फार्मर फील्ड स्कूल्स। देखो, अगर आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझे दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट कर रही हैं। देखिए, बायो इनपुट्स की बात करें, आप बायो इनपुट्स देंगे या फार्मर फील्ड स्कूल्स में जो है इंटीग्रेशन की बात की जाएगी स्कीम के अंदर। दूसरा कह रहे क्या सब्सिडीज दी जाएंगी। देखिए, सब्सिडीज क्या लखपति दी, मतलब गवर्नमेंट ये तो कभी नहीं बोलेगा ना कि किसी को ट्रेंड करो और बोलो आप ही सब्सिडी दे दो, सरकारी सब्सिडीज। और गवर्नमेंट क्या कहता है कि मुझे सब्सिडीज क्या करनी है, मुझे मिडल मैन ही खत्म करने, बिकॉज इसीलिए तो मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कंसेप्ट लेके आया हूं। तो इसलिए दोस्तों यहां पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यहां पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 इज द राइट आंसर हियर। बिकॉज देखिए, आप थोड़ा सा देखो, अब यहां पे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां पे बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाना, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं सोचना है। बेसिक, अगर आप बिल्कुल बेसिक से जो इस चीजों को समझोगे तो आई थिंक आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, इतना आसान नहीं है, मैंने बोला हर एक चीज याद हो जाएगी, बट हाँ थोड़ा सा बेसिक चीज आपको यहां पे याद रखना है, बिकॉज इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव एडवाइजरी देना है, एडवाइस करना है, सपोर्ट करना है, ये इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ना कि बेसिकली सब्सिडीज प्रोवाइड करना इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन प्रीवियस सेशन से। अब शुरुआत करते हैं आज की स्कीम्स के ऊपर। तो पहली स्कीम जो मैं आपके साथ लेके आया हूं उसका नाम है पीएम किसान स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये स्कीम बेसिकली क्या है, ये स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी एग्रीकल्चर सेक्टर ने, कि जो किसान, ठीक है ना, अपनी लोकल नीड्स को मीट करने के लिए कुछ पैसा हम उनको दें, उसलिए पीएम किसान स्कीम सरकार ने लॉन्च की। अब यहां पे आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दे हैव कल्टीवेबल लैंड एज पर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिकॉर्ड। दूसरा पूछा गया इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स एंड इनकम टैक्स पेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम। तीसरा यह पूछा गया द बेनिफिट ऑफ 6,000 इज ट्रांसफर्ड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 ईच ईयर। ठीक है जी, अब यहां पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो दोस्तों यहां पे सभी की सभी स्टेटमेंट सही है। बिकॉज अगर आप पीएम किसान स्कीम की बात करो तो ऑब्जेक्टिव सिंपल क्या है, हमें एक किसान की नीड को मेंटेन करने के लिए पैसे देने हैं। जितने देते हैं हम 6,000 रुपए देते हैं
3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए, यानी कि हर 4 महीने के बाद हम यहां पे पैसा देते हैं। अब ये पैसा किसको दिया जाएगा? ये पैसा दिया जाएगा उन्हीं फार्मर्स को जिनके नाम पे लैंड है। तो यानी कि यहां पे टेनेंट फार्मर, शेयर क्रॉपर इंक्लूडेड नहीं है। और भाई अगर आप अर्बन एरियाज में भी रहते हो और आपकी लैंड कल्टीवेबल है तो भाई आप यहां पे एलिजिबल हो। बट कुछ लोग कब एलिजिबल, कुछ चीजें नहीं है, जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हो, प्रोफेशनल हो, इनकम टैक्स पेयर हो, आपकी जो पेंशन है वो 10,000 से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, यही बेसिक स्कीम है, याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। देखो जो चीज मैंने आपको समझाई है उसी पे मैंने आपको दूसरा सवाल पूछा है इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, कि यहां पे आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। टेनेंट फार्मर्स आर ऑल्सो एलिजिबल इफ दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब देखो यार सिंपल भाषा है, जब मैंने पहली लाइन में ये बोला है कि जिसके नाम पे लैंड है, जमीन जिसके नाम पे है वही बंदा एलिजिबल है, तो टेनेंट कैसे एलिजिबल हो जाएगा? तो ये तो गलत हो गया। दूसरा पूछा है देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अर्बन एंड रूरल कल्टीवेबल लैंड अंडर द स्कीम हियर। पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट गलत है? दूसरी स्टेटमेंट तो भैया बिल्कुल सही है, अभी तो पढ़ के आए हैं। आधार बेस्ड ई केवाईसी इज ऑप्शनल फॉर द बेनिफिशियरी। क्या आधार बेस्ड ई केवाईसी ऑप्शनल है? मैंडेटरी नहीं है। मैंने किसमें पढ़ाई थी? ऑप्शनल है। मैंने अटल पेंशन योजना में आपको बोला था कि यार आधार बेस्ड ई केवाईसी जो है ना वो ऑप्शनल होती है, बट अगर आपको बेनिफिट लेने हैं तो फिर भाई आपको आधार एनरोलमेंट करवानी पड़ेगी। वो हमने अटल पेंशन योजना में पढ़ा था। जबकि पीएम किसान में ऐसा नहीं है, पीएम किसान में आधार बेस्ड ई केवाईसी मैंडेटरी है। जी हां, ई केवाईसी मैंडेटरी है। तो यहां पे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो यहां पे दोस्तों पहली स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं। क्योंकि टेनेंट फार्मर्स में आपको बता रहा हूं, देखो सिंपल भाषा से याद रखना यार, अगर आपका नाम लैंड रिकॉर्ड में है और आपकी लैंड कल्टीवेबल है, बस सारा काम ही खत्म है। अगर आपने 2 वर्ड सीख लिए ना इस पूरी स्कीम में तो आपको सब कुछ क्लियर है। ये याद जरूर रखना कि जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स की हम बात करते हैं वहां पे एक एक्सेप्शन आता है मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कि वहां पे एक्सेप्शंस दी गई हैं, ठीक है ना। और लैंड रिकॉर्ड में याद रखना दोस्तों 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने इसको कह सकते हो फिक्स कर दिया था। और एक ही ऑप्शन है, अगर किसी की डेथ हो जाती है उस केस में अगर जो है लैंड शिफ्ट होगी तो ऑब्वियसली फिर जो है फार्मर का नेम चेंज होगा, अदरवाइज जिनके नाम पे लैंड है बेनिफिट उन्हीं को ही मिलेगा, ठीक है। और बेनिफिट कैसे मिलता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल फिर मैंने आपको पीएम किसान स्कीम के ऊपर ही पूछा है कि अब ये बताइए इसमें से कौन सा पीएम किसान का फीचर नहीं है। The PM Kisan mobile app allows the farmers to help up to 100 other farmers with eKYC. AI चैटबॉट जो ई किसान मित्रा लॉन्च किया गया है इस स्कीम के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव है कि भाषणी और एक स्टेप को सपोर्ट किया जाए। अब भाषणी और एक स्टेप का मतलब क्या? भाषणी इनिशिएटिव क्या है? ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें हम लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं सारे के सारे बेनिफिट्स। फंड अंडर द पीएम किसान आर एलोकेटेड एंड सैंक्शनड स्टेट वाइज। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर इज एक्सक्लूडेड। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर एक्सक्लूडेड है, ठीक है जी। अब यहां पे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो यहां पे दोस्तों तीसरी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कोई भी स्टेट वाइज एलोकेशन नहीं यहां पे, ठीक है ना। ये भाई सिंपल बात है। ये कौन सी है? ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्टेट वाइज कोई एलोकेशन नहीं है, सीधा का सीधा पैसा जो है वो सरकार कहती है बैंक में डालो, स्टेट को कोई पैसा नहीं देंगे, बिकॉज फिर मिडल मैन अप्रोच आएगी, वो हम खत्म करना चाहते हैं स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि जो पीएम किसान मोबाइल ऐप था ना वो 100 अदर फार्मर्स को बेसिकली क्या है कि हेल्प करने के लिए, कि उनके केवाईसी को बेटर करने के लिए पीएम किसान ऐप लॉन्च किया गया। किसान ई मित्रा इसलिए लॉन्च किया गया, तो जो भाषणी मैंने जो आपको बोला है कि लैंग्वेज कि यार आपको मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिले, कि अगर हम एक किसान की हेल्प करें जिसको हम 6,000 रुपया ही दे रहे हैं, 6,000 रुपीज तो दे रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, उसकी डेली नीड मेंटेन करने के लिए, तो यार उसको उसकी भाषा में समझा भी तो पाऊं। यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि उसको समझा भी तो पाऊं कि ये हमने आपके लिए लेके आया है, तो भाषणी आया, ठीक है जी।
किसकी सपोर्ट में आता है? एक स्टेप फाउंडेशन भी आया, वो भी आया कि ठीक है जी हम भी आपकी हेल्प करेंगे इस चीज को रन करने के लिए। एग्रीकल्चर लैंड कल्टीवेशन जो बढ़िया, कमर्शियल नहीं होना चाहिए, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज अगर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर है वो बेसिकली कमर्शियल लैंड होल्डिंग होगी, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पे याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की दूसरी स्कीम के ऊपर, किसान से ही आगे बढ़ते हैं, किसान मान धन योजना। बिकॉज पीएम किसान स्कीम मैंने बोला कि यार ठीक है भाई, मैं एक फार्मर को उसके लिए डेली नीड के लिए पैसा दे रहा हूं, अब उसी फार्मर को आगे मुझे पेंशन भी दिलवानी है, उस फार्मर को भी, ठीक है ना। मैंने बोला था अटल पेंशन योजना है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है। तो यार लेबरर श्रमिक के लिए कौन सी है? श्रम योगी मानधन। किसानों के लिए कौन सी है? किसान मानधन योजना, जो बेसिकली किसानों की एक क्या सी स्कीम है, एक आपकी किसान की पेंशन स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने। ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एज्ड बिटवीन 18 एंड 40 ईयर्स आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है जितना कि आप कंट्रीब्यूट करोगे, और इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, अगर बंदे की डेथ हो तो स्पाउस को 100% पेंशन यहां पे मिलती है। तो आपको मुझे बताना है यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के कंटेक्स्ट में दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों हमारी जो है पहली दोनों स्टेटमेंट सही है, बिकॉज यहां पे प्राइम ऑब्जेक्टिव स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही रखा गया था, बड़े फार्मर्स को हमने यहां पे नहीं रखा था। दूसरी बात यहां पे दोस्तों बेसिकली क्या बोली गई थी कि हमने बोला कि 18 टू 40 इयर्स के केस में अगर आप लोग आते हो, हम आप कंट्रीब्यूट करें, सेम एज अटल पेंशन योजना, आप कंट्रीब्यूट करो। यहां पे एक चीज एडिशनल क्या आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे बोला जितना पैसा आप कंट्रीब्यूट करो उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। डेथ हो जाती है तो यार यहां पे फैमिली पेंशन मिलती है 50% की। अब श्रम योगी मानधन में क्या है कि अगर स्पाउस की डेथ भी हो जाती है तो नॉमिनी को कोई पैसा नहीं मिलता, पैसा सारा का सारा फंड में वापस आ जाता है। किसान मानधन योजना में ये चीज नहीं है, अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो है वो लमसम पैसा मिल जाता है। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ द स्कीम। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रेंज करती है 55 रुपए से लेकर 200 रुपए पर मंथ, ठीक है जी। स्टेट गवर्नमेंट्स आर मैंडेटेड टू शेयर द फार्मर्स कंट्रीब्यूशन इक्वली। अब देखो यहां पे एक चीज मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही इसका आंसर पता चल गया है, ठीक है ना, कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेट किया गया है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर बिफोर वेस्टिंग, यानी कि बिफोर द पेंशन जब आपकी स्टार्ट होगी, नॉमिनी रिसीव कॉन्ट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट, ठीक है जी। को कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट आर नॉट रिटर्न इन केस ऑफ प्री मैच्योर एग्जिट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तो यहां पे दोस्तों जब मैं बात करता हूं तो यहां पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर मैंडेट, ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोला मैं इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, स्टेट गवर्नमेंट को यह बोला गया था कि यार अगर आपको लग रहा है कि आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप भी कुछ शेयर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, मैंडेटेड नहीं किया। यहां पे मैंडेटेड वर्ड गलत है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव गिवन द ऑप्शन कि आप भी फार्मर्स कंट्रीब्यूशन को दे सकते हो। पेंशन जो है वो आपकी 55 टू 2000 रुपीज के रेंज में रहेगी और आपको 3000 रुपए मंथ की पेंशन लग जाएगी आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज। मिनिमम 3000 की पेंशन लगेगी, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर हो जाती है बिफोर वेस्टिंग, नॉमिनी को जो है वो इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा या फिर वो कंटिन्यू कर सकती हैं। देखो अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करती हो, यानी कि आप चाहते हो कि मैं 60 साल से पहले स्कीम को एग्जिट कर दूं, तो भाई सिंपल बात है, आपका पैसा जो है विद द नॉर्मल सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, बस गवर्नमेंट का जो आपको पैसा दिया गया वो नहीं मिलेगा। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है विद रेफरेंस टू द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्कीम कवर्स बोथ फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पीएम किसान स्कीम से किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ। सीनियर सिटीजन बिलो द एज ऑफ 65 कैन अवेल किसान क्रेडिट कार्ड लोन विदाउट एनी को बोरोवर। लोन्स अप टू ₹2 लाख अंडर दिस स्कीम्स डू नॉट रिक्वायर कोलेटरल। अब देखो यहां पे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सिंपल है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसानों को दिया गया एक पैसा कि भाई आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको मेंटेन कर सको, अपना काम कर सको, उसके लिए सरकार ने इनको क्रेडिट कार्ड, एक कैसा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की है,
ठीक है जी। तो आपको मुझे बताना है इन दिस कंटेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट सही है किसान क्रेडिट कार्ड को लेके। द स्कीम कवर्स बोथ फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। तो क्या ये दोनों चीजों को कवर करता है, अलाइड एक्टिविटीज को भी, ठीक है जी, और फार्मिंग को भी। सीनियर सिटीजन बिलो द एज ऑफ 65 कैन अवेल केसीसी लोन विदाउट एनी को बोरोवर। ठीक है जी। अब दोस्तों देखो यहां पे एक चीज याद रखना कि क्या को बोरोवर का मतलब क्या होता है। किसान क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटी क्या थी कि यार ठीक है, एक एज तक हम आपसे कोई भी लीगल हायर यानी कि कोई भी कह सकते हो कि यार गारंटी नहीं मांगेंगे, बट हाँ अगर आप कुछ एज के ऊपर चले जाओगे तो आपको एक को बोरोवर लेना जरूरी है। को बोरोवर का मतलब है जो बंदा आपके बिना पे बेसिकली एक साइन करेगा कि हाँ यार मैं एक लीगल हायर हूं, कि मैं इनकी लीगल गारंटी ले रहा हूं। तीसरा है कि लोन्स अप टू ₹2 लाख अंडर दिस स्कीम डू नॉट रिक्वायर कोलेटरल। तो यहां पे लोन तो ज्यादा मिल जाएगा, है ना, लोन तो ज्यादा मिल जाएगा, बट यहां पे आपको जो कोलेटरल है वो कब तक नहीं देना, क्या 2 लाख तक नहीं देना, या 5 लाख तक नहीं देना, या 3 लाख तक नहीं देना। तो यहां पे दोस्तों सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। देखिए सीनियर सिटीजन बिलो द एज ऑफ 65 नहीं है, बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो भाई ये चीज बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स है तो आपको को बोरोवर रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 60 साल से ऊपर आपकी उम्र चला जाती है तो आपको एक को बोरोवर लेना मैंडेटरी है स्कीम के अंदर, मैंडेटरी ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैंडेटरी है। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछूं, चलो अब एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होती है। ठीक है जी। किसान क्रेडिट कार्ड की दोस्तों लिमिट कितनी होती है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो है 5 लाख रुपए। ये सरकार ने एक फैसला रिसेंट लिया था कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है उसको बढ़ा दो, 3 लाख से 5 लाख, और ये इसी साल के बजट की अनाउंसमेंट है। इसीलिए स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों। ठीक है जा। तो ये चीज याद रखनी है कि 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है सरकार ने यहां पे। ठीक है, चलो तो ये भी याद रखना। अगला सवाल आता है दोस्तों, यहां पे कौन सी स्टेटमेंट फीचर्स के रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सही नहीं है। तो एप्लीकेबल लैंडिंग रेट इज 7%, क्या 7% पे आपको जो है पैसा दिया जाता है। कार्ड इशूड अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स विदाउट रिव्यू, क्या 10 साल के लिए होता है, बिकॉज देखो रिव्यू तो जरूरी है यार, रिव्यू होगा तभी आपको पैसा दिया जाएगा। फिर है इंश्योरेंस कवर रिच इंक्लूड्स 50,000 फॉर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। फिर लिखा है मार्जिनल फार्मर्स आर एलिजिबल फॉर अ फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट बिटवीन 10,000 तो 50,000। बताइए यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, सॉरी सही नहीं गलत है, सॉरी फॉर दैट थिंग, गलत। तो यार यहां पे ना दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देखो सिंपल बात है, मैंने आपको बोला कि आपको 5 लाख तक का लोन मिलेगा, 2 लाख तक कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है, 60 साल के ऊपर लीगल बोरोवर मैंडेटरी है। अब देखो यार जब ये किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा तो ये यहां पे सबसे बड़ा फायदा क्या, सबसे बड़ा फायदा ये था कि जो लैंडिंग रेट है फिक्स कर देगा, 7% का लैंडिंग रेट दिया गया। फिर बोला गया कि यार हम आपको कार्ड दे रहे हैं बट इट विल बी सब्जेक्टिव टू रिव्यू। रिव्यू मतलब 10 साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद हम आपके कार्ड को रिव्यू करेंगे। जितना पैसा आपके कार्ड में आप मल्टीपल विड्रॉल करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम 5 साल के बाद आपके किसान क्रेडिट कार्ड को रिव्यू जरूर करेंगे कि क्या आप उसको यूटिलाइज प्रॉपर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो किसान क्रेडिट कार्ड आपको दिया जा रहा है उसके अंतर्गत दोस्तों आपको एडिशनल फीचर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि उस कार्ड के थ्रू ही आपको 50,000 रुपए की डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है, और 25,000 रुपए यहां पे मिलते हैं आपको इसी कार्ड के अंदर आपके किसी अदर रिस्क के ऊपर। कोई और रिस्क है तो उसके लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं। मार्जिनल फार्मर्स जो है, देखो एक स्कीम जो है हमने एक फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट भी रखी हुई है 10,000 से लेकर 50,000 के बीच बीच में। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की लास्ट स्कीम के ऊपर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। ठीक है जी, अब आपको मुझे बताना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि हमारी क्रॉप इंश्योरेंस को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस कंटेक्स्ट में आपको मुझे बताना है कि इस स्कीम के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट सही है जो यहां पे बताई गई है। स्कीम जो है ये कवर करती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ हार्वेस्टिंग। क्या 4 हफ्ते के लिए करती है या 2 हफ्ते के लिए करती है या हफ्ते के लिए करती है, बताइए। स्टेट और यूटीज हैव द ऑप्शन टू सेट अप देयर ओन इंश्योरेंस कंपनीज। क्या स्टेट गवर्नमेंट खुद की कंपनी बना सकती है
ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरियाज आर एलिजिबल। तो क्या सभी फार्मर्स एलिजिबल हैं जी शेयर क्रॉपर्स को छोड़ के? बताइए यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखो सबसे पहले ये स्कीम क्या थी, सिंपल बात है, फसल बीमा। फसल बीमा का मतलब क्या है कि भाई मैं एक इंसान हूं, मैं क्रॉप उगाता हूं, मेरी क्रॉप पे मुझे इंश्योरेंस दे दो। बिकॉज हमें पता है क्रॉप के कंटेक्स्ट में भारत में बहुत ज्यादा मैसिव सुसाइड हो रहे थे, सरकार फसल बीमा योजना लेके आई। अब सीधी बात है यार, कुछ क्रॉप्स होंगी, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी क्रॉप ले आओगे। तो आपने बोला कुछ तो कंटेक्स्ट रखो कि ठीक है मैं दूंगा। आपने बोला यार क्रॉप वो लगाओ जो कि वहां पे नोटिफाइड है, ठीक है जी। और दूसरी बात है उस क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ सूट भी करती है। अब आप राजस्थान में गन्ना लगा दो यार और आप बोलो कि मेरा गन्ना नहीं बना और मुझे तो क्रॉप इंश्योरेंस दे दो, सरकार क्यों देगी? वो बोलेगी फिजिबल ही नहीं है, जोग्राफिकली लोकेशन ही रिक्वायर्ड नहीं है, तो जोग्राफिकली और पोजीशन वो सारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है और आप बोल रहे हो गन्ना लगा लोगे। जैसलमेर में लगा लो, जोधपुर में नहीं लगा सकते। तो क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगी बट वो क्रॉप जो आप लगा रहे हो दैट शुड बी नोटिफाइड, तो इसलिए हम उस पर हम देंगे। दूसरी बात ये बोलेंगे कि यार क्रॉप इंश्योरेंस तो देंगे, सबसे पहली बात है किस कंटेक्स्ट में देंगे यार? हाँ भाई हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कवर कर देंगे, बेसिकली तो उन्होंने बोला हम इंश्योरेंस देंगे, बट एडिशनल कवरेज में यहां पे ये बोला गया था कि ठीक है यार अगर आप चाहते हो तो हम आपको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी दे देंगे, कोई वाइल्ड एनिमल का अटैक हुआ वो भी हम यहाँ पे कवर कर देंगे। एक चीज यहाँ पे ये बोले गए थे कि अगर कोई वॉर होती है, यानी कि जो आपको रिस्क पता है कि इसके कारण मुझे रिस्क होने ही वाला है, तो वो चीज यहां पे कवर नहीं है। यानी कि वॉर हुई, अब वॉर के कंटेक्स्ट में तो यार क्या बोला जा रहा है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बोला गया ना गांव में कि आप गांव छोड़ के चले जाओ, हो सकता है वॉर हो जाए। तो अगर वार हो जाएगी तो ये थोड़ा ना बोला जाएगा आप क्रॉप इंश्योरेंस दे दो मेरी, उस केस को यहां पे कवर नहीं किया जाता, ठीक है, उस चीज को हम यहां पे कवर नहीं करते हैं। अब वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को बोला गया था बिकॉज जनरली ये जो स्कीम है ये सेंटर ही रन कर रहा है, पर स्टेट को ये बोला गया है कि हाँ भाई आप चाहते हो तो अपनी कंपनी बना लो। हमने एक पोर्टल बनाया है नेशनल इंश्योरेंस पोर्टल, जो किसान भी अपनी इंश्योरेंस लेना चाहता है वो इस पोर्टल पे है, यहां से इंश्योरेंस ले ले, ठीक है जी। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है यहाँ पे 4 हफ्ते के लिए नहीं 2 हफ्ते के लिए कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल हम आपको बना के दे रहे हैं, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके आप एलिजिबल हो सकते हैं, आप यहाँ पे रजिस्टर कीजिए, आपको फसल बीमा मिल जाएगी। अब स्टेट्स को ये बोला गया है कि कुछ शेयरिंग रखी गई है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, कुछ शेयरिंग रखेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। ये आपको मुझे आज के सेशन में कमेंट करके बताना है कि सेंटर स्टेट शेयरिंग कितनी है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, कितना परसेंट सेंटर कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट स्टेट कंट्रीब्यूट करता है, ये मुझे आपको बताना है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब सेंटर स्टेट शेयरिंग की गई है, उसके बाद ये बोला है कि हाँ भाई अगर स्टेट चाहता है कि मैं खुद ही कंपनी बना तो बिल्कुल, पर स्टेट को यह बोला गया था कि यार आपको विद इन अ टाइमलाइन, आपको कुछ टाइमलाइन तक अपना पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे देना है। अगर नहीं दोगे तो हम आपको इस स्कीम से जो कह सकते हैं आप काइंड ऑफ पेनल्टी लगाएंगे और रोल आउट, मतलब स्कीम से आप बाहर भी हो सकते हो। और इसका प्राइम एग्जांपल था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्योंकि अपना ड्यू पे नहीं कर पाया था, तो आंध्र प्रदेश ने फसल बीमा योजना से उसको एग्जिट मिला था। जब उन्होंने रीपे कर दिया तो फिर वो दोबारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इंकलकेट हुए, दोबारा मेंबर बन गए थे, स्कीम के पार्ट बन गए थे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और बताइए यहां पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेट्स नॉट अपलोडिंग फार्मर्स डाटा ऑन एनसीआईबी पोर्टल्स आर स्टिल अलाउड टू इंप्लीमेंट द स्कीम, ठीक है जी। दूसरा है फॉर राबी क्रॉप द प्रीमियम रेट ऑफ फार्मर इज 1.5%। तो प्रीमियम रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कितना था 1.5%, 2%, 5% हम सुनते हैं, बट आपको बताना क्या सही है। पार्टिसिपेशन इन दिस स्कीम इज वॉलंटरी। क्या वॉलंटरी है क्या कंपल्सरी है, बताइए तो क्या है जी, कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये मुझे आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पे सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही गलत है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए जब ये स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी ना, तब इनिशियली ये बोला गया था कि जो लोनी फार्मर जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनके लिए कंपलसरी है। लेटर ऑन स्कीम में अपडेशन कर दिया गया था कि नहीं भाई ये वॉलंटरी नेचर है, फार्मर्स के ऊपर है, ठीक है ना, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आपके ऊपर है। फिर जो प्रीमियम था, प्रीमियम सरकार ने फिक्स कर दिया है कि यार अगर जो राबी क्रॉप है उसके लिए 1.5%,
खरीफ के लिए 2% दे दीजिए और हॉर्टिकल्चर के लिए आप 5% जो है वो फार्मर को पे करना है। ठीक है जी, उसके ऊपर जो बाकी बचा पैसा है वो मैंने आपको बताया सेंटर स्टेट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपको मुझे होमवर्क में बताना है आज। और दूसरी चीज दोस्तों, यहां पे स्टेट को ये भी बोला जाता है, अगर स्टेट चाहती है कि फार्मर कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करे, कि एक फार्मर कुछ भी ना करे, हम ही कर देंगे, तो फिर भी सरकार को कम से कम 1 रुपया जो है वो फार्मर से लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये चीजें यहां पे याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट को 1 रुपया फार्मर से लेना पड़ेगा। जीरो नहीं हो सकता कभी भी फार्मर का कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि फार्मर 0 रुपीज दे रहा, नहीं, फार्मर को कुछ ना कुछ पैसा तो यार यहां पे देना ही देना पड़ेगा। तो मिनिमम 1 रुपया जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, बाकी स्टेट खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल में बता दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप उस पोर्टल के मेंबर और उस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट आपको यहां पे नहीं मिलेगा। अब बात करें दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इट ऑफर्स कवरेज फॉर क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स। इट अलाउज इंप्लीमेंटेशन यूजिंग सेपरेट स्टेट पोर्टल्स बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है जी, ये तो आंसर हमें यहीं पे दिख गया कि यार यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज मैंने आपको क्लियर कट बोला था स्टेट अपना पोर्टल नहीं बनाएगी, एक ही पोर्टल है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, उसी के अंदर ही आपको एनरोल करना है। अगर आप एनरोल कर जाते हो तभी आपको फायदा बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। प्रीमियम सब्सिडीज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 90:10 बिटवीन सेंटर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्मल में इसमें क्या है वो मुझे आपको बताना है। और यूनिट ऑफ इंश्योरेंस जनरली विलेज और विलेज पंचायत है। ठीक है दोस्तों, तो आज देखिए मैंने आपको वैसी कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया, बट मैंने आपको एक चीज जो बताई है वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि सेंटर और स्टेट का शेयर कंट्रीब्यूशन कितना है, व्हाट इज द शेयर कंट्रीब्यूशन। इसी में दूसरा मैं आपको यह बता रहा हूं कि इरिगेटेड और अनइरिगेटेड एरिया में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। पहले तो नॉर्मल केस में बताइए, और इरिगेटेड अनइरिगेटेड एरिया में भी सेंटर कितना एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करता है और स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करता है। और यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, पहले स्कीम में क्या होता था कि यस पहले स्टेट पैसा देता था फिर सेंटर पैसा रिलीज करता था। अब सेंटर ने वो चीज खत्म कर दी है। सेंटर कहता है मैं आपको अपना पैसा रिलीज कर दूंगा, ठीक है ना। स्टेट से आपने माना आप जब आपके पास पैसा आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज आप मेरे वाला पार्ट जो है वो रिलीज कर सकते हैं, बट कितना करेगा वो मुझे आपको आज के कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन जहां पे हमने इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर की स्कीम्स डिस्कस की हैं। फिर दोस्तों प्लीज मुझे बताइए कैसा लगा आपको सेशन। अगर कोई और स्कीम आपके मन में आ रही, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की है, पेंशन सेक्टर की है, इंश्योरेंस सेक्टर की है, या फिर कोई ऐसा सेक्टर आपके मन में आ रहा है जिसको आप चाहते हैं मैं अगले सेशन में कवर करूं, तो प्लीज उसके बारे में हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपका टारगेट है मुझे ईपीएफओ, ईपीएफसी या फिर ईओ एओ ऑफिसर बनना है, तो दोस्तों हम भी आपके साथ जुड़े हैं विद अ सिंगल एम कि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट बने, आपका जो ड्रीम है आप उसको फुलफिल करें। अब उसके लिए दोस्तों हम आपके लिए 3 वेरिएंट्स में आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, यानी कि आपने यूपीएससी की कभी प्रिपरेशन ही नहीं किया बट आप चाहते हैं कि मैं प्रिपरेशन करूं और इस एग्जाम को क्लियर करूं, कि मैंने बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए बट यूपीएससी ओरिएंटेशन तैयारी नहीं की है, तो आप हमारे बेसिक का जो हमारा कोर्स है मास्टर को, जहां पे हमने सब कुछ बेसिक से पढ़ाया, पूरा डिटेल में पढ़ाया, आप वहां पे उसको एनरोल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आपको लग रहा है कि मैंने बाकी यूपीएससी वाला पार्ट सारा किया है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश किया है, बिकॉज सीसेट दे रहा हूं, बाकी चीजें पढ़ी हुई हैं, बट जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज आते हैं, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स आते हैं, जो मैंने नहीं पढ़े होंगे, आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज के साथ जा सकते हैं। अगर आपने सब कुछ किया और आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे हम आपको अभ्यास सीरीज में करवा रहे हैं, आप इसी लेवल की और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तीनों ही कोर्सेज के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, आप वहां पे जाके क्लिक कीजिए और इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, जो भी आपको आपकी हेल्प करता है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्रिपरेशन खुद कर लूंगा, मैं यूट्यूब के साथ ही तैयारी कर सकता, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे जाके भी आप इन सेशंस को देख सकते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इन तीनों सेशंस के मैंने यूट्यूब पे सेशंस लिए हुए हैं, हमारी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से, ठीक है, तो आप वहां पे जाके भी इन सेशंस एंड स्कीम्स के बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो स्कीम्स मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे जाके भी इन स्कीम्स को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी बेस में दोस्तों मैं आपसे आज अलविदा लूंगा। अब आपको मिलूंगा अगले हफ्ते अगली इंपॉर्टेंट स्कीम्स के साथ, सोशल सिक्योरिटी के साथ। तब तक के लिए जो भी स्कीम्स हमने पढ़ी हैं, जो भी सेक्टर्स को हमने एक बार गो थ्रू किया है, प्लीज उन स्कीम्स को पढ़िए, गो थ्रू कीजिए। कोई डाउट है आपके मन में दोस्तों तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं,
जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल ऑन अवर ईमेल आईडी hello@aerotab.co.in और आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। बाय बाय।